Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. This video belongs to class 11th Informatics Practices students, and this is a sample practice paper, term 2 2021-22. टर्म 2 के लिए एक सैम्पल प्रैक्टिस पेपर आपके लिए मैं अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके लिए मैं ये बना करके लाया हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा आपका पेपर होना चाहिए फाइनल का, यानी टर्म 2 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आइए देखते हैं पेपर का स्ट्रक्चर क्या है और क्या सिलेबस में आपके है। सबसे पहले आप सिलेबस में यहाँ से देख सकते हैं कि सिलेबस में टर्म 2 के यूनिट का नाम है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, 30 मार्क्स का, और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये 5 मार्क्स का, टोटल 35 मार्क्स का पेपर। जैसा कि आपको पता है टर्म 2 एज पर द CBSE इंस्ट्रक्शंस, टर्म 2 जो है वो 2 आवर्स का पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर होना चाहिए। और उसका ये बाइफर्केशन है आपके सामने, जिसमें डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स और SQL से 30 मार्क्स का वेटेज है, और इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स ये चौथी यूनिट है, यहाँ पर 5 नंबर का वेटेज है, टोटल 35 का। और टर्म 1 आपका जो है वो 35 मार्क्स का हो चुका होगा। आइए हम लोग ये आपका सिलेबस है, सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाएं। CBSE का सिलेबस, टर्म वाइज सिलेबस यहाँ पर अपडेटेड है, जिसे भी आप देख सकते हैं। ये डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड SQL, और यहाँ इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये आपका इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स में ये टॉपिक्स हैं। तो बेसिकली ये है आपका सिलेबस, और ये मैंने आपको दिखा दिया कि वेटेज किस किस यूनिट से कितने कितने का है। 30 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स, यानी मैक्सिमम जो है क्वेश्चन डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL से होना चाहिए। आइए हम लोग पेपर पर चलते हैं, और ये पेपर बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छा पेपर बनाने की कोशिश की गई है आपके लिए। आप इसके आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। You can consider the base to this paper. Although CBSE has not released any sample paper for class 11 terminal 2, but अगर मुझे बनाने के लिए कहा जाएगा तो मैं कुछ इस तरह से ये पेपर बना सकता हूँ। और इसका जो वेटेज देखिए, इसमें मैंने 2 सेक्शंस रखे हैं, A और B। सेक्शन A में मैंने 12 क्वेश्चंस जो है MCQ दे दिया है, और ये 10 मार्क्स है। हर क्वेश्चन का वेटेज, जैसा कि CBSE बोर्ड में आपके टर्म 1 में था 0.77, इसी तरह से मैंने यहाँ भी रख दिया है कि हर क्वेश्चन का जो वेटेज है MCQ वाला, ये 0.77 मार्क्स का है। तो अगर मैं 12 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, उसे मैं राउंड अप करके 10 कर दूँगा। यानी कि अगर 5 क्वेश्चन आपके सही हैं, और 5 7 जो 35, 5 7 जो 35, 330 आपका 38 आ जाएगा, 3.8 समथिंग है, उसको 4 कर दूंगा मैं, यानी 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप 5 क्वेश्चन इसमें सही कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये हर MCQ आपका 0.77 का वेटेज रख दिया, तो 12 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो गए। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं सेक्शन B में, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, उनके अगेंस्ट मैंने मार्क्स जो है वो मेंशन कर दिया है। राइट, तो लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट विदाउट एनी डिले। ध्यान से देखें, बहुत ही इजी है और आप कर सकेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं इस पेपर को, तो आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो ट्राई टू प्रिपेयर योर टर्मिनल 2 एग्ज़ाम on the basis of somewhat this paper that I am giving, although it completely depends upon your teacher। जो आपका टीचर है, जो आपके सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है वो कैसा पेपर फ्रेम करते हैं अपने बच्चों के लिए। फिलहाल मेरा पेपर ये है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 DML कमांड्स आर, इसमें से कौन सी 2 DML कमांड्स हैं? तो सेलेक्ट और ऑल्टर, इसमें सेलेक्ट DML है, ऑल्टर टेबल DDL है, क्रिएट ऑल्टर ये DDL है, सेलेक्ट इंसर्ट ये आपका करेक्ट आंसर है। सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ईच रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड एज,
किसी भी रिलेशन में, किसी भी टेबल में, रिलेशन का मतलब यहाँ टेबल से है, माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये। तो हर रो को किसी भी रिलेशन में हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, ठीक है। डिग्री, एट्रीब्यूट, टपल, कार्डिनलिटी। ऑप्शंस आपके सामने, मैं ऑप्शंस रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इसे सॉल्व करने के लिए। अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर ड्रिवन derived from the primary key of some other table is known as dash in the current table. नॉन की एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी दूसरी टेबल की प्राइमरी की से डेराइव होती है करंट टेबल में, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन, ये सारे चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से मैं मार्क करूंगा ऑप्शन डी, फॉरेन की। A dash is a comprehensive software that provides essential services to create, manage and maintain database. सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, डेटाबेस मेंटेन करने की बात हो रही है, तो स्प्रेडशीट हो नहीं सकता, टेबल और डेटाबेस ऑप्शन नहीं हो सकता, इट इज डीबीएमएस, बिकॉज डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर। Now, fifth question, a dash command in SQL removes tuples from the given table but not table schema. Schema का मतलब टेबल स्ट्रक्चर। ऐसी कौन सी कमांड है एसक्यूएल की जो रिकॉर्ड्स को, रूज को डिलीट करती है बट टेबल स्ट्रक्चर को नहीं करती है। ड्रॉप टेबल, किल, ड्रॉप डेटाबेस, डिलीट, किल कोई कमांड नहीं है, तो आपकी कमांड है ये पार्ट सी, डिलीट। सिक्स्थ क्वेश्चन, टू चेंज और मॉडिफाई वैल्यूज ऑफ डेटा आइटम्स इन ए टेबल वी यूज डैश कमांड। कौन सी कमांड से हम लोग किसी का डेटा आइटम जो वैल्यूज फीड की गई है उनको हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। यस, आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस आंसर इज बी, अपडेट कमांड। अपडेट कमांड के थ्रू आप किसी भी डेटा आइटम को अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। द डैश अलाउज यू टू परफॉर्म टास्क रिलेटेड टू टेबल स्ट्रक्चर। कौन सी कमांड टेबल स्ट्रक्चर रिलेटेड टास्क परफॉर्मेंस करती है? ऑब्वियसली डीडीएल। डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से रिलेटेड जो कमांड्स हैं, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, दे कैन मेक चेंजेस इन द टेबल स्ट्रक्चर, दैट इज टेबल स्कीमा। Eighth question is, which command is used to display list of tables in the used database? किसी भी used database में, active database में, open database में कौन सी कमांड से आप टेबल्स की लिस्ट देख सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, ये है शो टेबल्स। Ninth, each character in MySQL char app or var data type occupy dash bytes memory space. हर कैरेक्टर char टाइप या var टाइप अगर डेटा टाइप डिफाइन करते हो किसी भी कॉलम का, किसी भी फील्ड का, तो वो 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है हर कैरेक्टर। एनएलपी स्टैंड्स फॉर, अब ये इमर्जिंग ट्रेंड का क्वेश्चन है, एनएलपी का क्या फुल फॉर्म है? तो इसका होना चाहिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर्स जो हैं, कंप्यूटर मशीन्स जो है वो नेचुरल लैंग्वेज पर इंटरेक्ट करने की प्रोग्रामिंग चल रही है। दिस इज ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, विच वन ऑफ दिस इज नॉट एन एरिया ऑफ एआई? कौन सा एआई का एरिया नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया नहीं? कंप्यूटर विजन, इमेज रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, रोबोटिक्स, ये सभी एआई की का एरिया है, लेकिन ये वेब डिजाइन इज नॉट एरिया ऑफ AI, it is different. Virtual reality is described as where parts of a person's body are used for identification purpose. They are unique. A software environment that recreates a real world or imaginary scenario like a game. The use of computers to encrypt data so that messages can be sent with complete privacy. Where images are made to appear three-dimensional and have depth. तो इसका जो सी पार्ट है ये बिल्कुल डिफरेंट है, वर्चुअल रियलिटी से इसका कोई भी संबंध नहीं। इस तरह से आपने 12 क्वेश्चंस कर लिए और आपको 10 मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। एनएलपी क्या है, इसके लिए डेफिनेशन चाहिए। यहाँ पर मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है, डेफिनेशन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर्स आपके लिए लिखे हुए हैं और इसको मैं आपके सामने देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। It is the branch of artificial intelligence or AI concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way as human being can.
तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो कंसर्न कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, वो हमारी बात को जो भी हम बोलेंगे उसे समझ सकते हैं। आपने गूगल असिस्टेंट देखा होगा, उसमें जो भी बोलते हो उसके अकॉर्डिंग इट स्टार्ट्स टाइपिंग और इट सर्चेस फ्रॉम सर्च इंजन। तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एग्जांपल कह सकते हैं आप। एआई की ब्रांच है ये। डिफाइन द टर्म बिग डेटा, विच ऑल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू बिग डेटा। यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हैं। इट्स आंसर इज बिग डेटा इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको लगे कि आंसर है। A big data term to describe a collection of data that is huge in volume and still growing exponentially। बहुत बड़ा डेटा जो होता है, जो इमेज के फॉर्म में है, पिक्चर के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में है, जो सोशल मीडिया पर आप शेयर करते रहते हैं, उसे हम बिग डेटा कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो ट्रेडिशनल DBMSs हैं, those DBMSs are inefficient to manage and these database, I mean such data, big data। तो ये जो एक्टिविटीज़ इससे रिलेटेड कह रहे हैं कि विच ऑल एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट। सोशल मीडिया पर जो भी आप करते हैं एक्टिविटीज़ सच एज सोशल मैसेजिंग and post instant messages and chats, photographs that we share through various sites, or tweets, blogs, news items, opinion polls and their comments, audio, video chats, etc. contribute to big data। ये सारा big data है और it occupies lots of space। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है क्योंकि ये सब बिग डेटा में आते हैं आपके। ठीक है, और जो कैरेक्टर होते हैं नॉर्मल टेक्स्ट, उसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है, ऐसे डेटा में ज़्यादा स्पेस नहीं लगता। ये बिग डेटा में इसलिए आते हैं, दे ऑक्यूपाई लॉट्स ऑफ स्पेस ऑन द डिस्क, ऑन द मेमोरी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल? यहाँ से देख सकते हैं आप। वैसे 2 नंबर का है, आप 2 मेजर डिफरेंस लिख करके भी इसका पूरा नंबर ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंस दे दिए हैं। SQL is a database language for storing, manipulating, and retrieving data in a relational database. It is open source RDBMS that allows managing related databases, relational databases। ये database language है, ये software है। Does not change, language change नहीं होती है, वही रहेगी। Almost all the database vendors introduce SQL in their DBMS softwares। So almost each and every DBMS software over the globe accept SQL language। और ये तो MySQL सॉफ्टवेयर है, तो इट कीप ऑन अपडेटिंग फ्रीक्वेंटली, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। हेल्प्स टू मैनेज डेटा इन रिलेशनल डेटाबेसेस, हेल्प्स टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस यूजिंग SQL। ये 4 डिफरेंस मैंने लिखे हैं, इसमें से आप 2 डिफरेंस लिख सकते हैं, 2 नंबर मिल सकता है आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML कमांड्स इन SQL? SQL में DDL और DML कमांड के बीच में हमने डिफरेंशिएट कर दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका एक्सपेंशन है। DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड DDL इज यूज्ड टू डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और डेटाबेस स्कीमा। इट इज यूज्ड टू मैनेज and manipulate data within the databases। Used to manage, managing यहाँ पर नहीं आना चाहिए, manage and manipulate, not manipulating, manipulate data within the databases। Changes by DDL cannot be rolled back। अगर एक बार आपने DDL कमांड लिख दी तो उसे अंडू नहीं कर सकते, रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन DMLs को रोल बैक कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। कुछ DDL कमांड्स हैं जैसे क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। कुछ DML कमांड्स हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। ठीक है, तो इन डिफरेंस में से आप 2 डिफरेंस लिख करके यू कैन गेट 2 मार्क्स। राइट, 2 एडवांटेजेस ऑफ MySQL। 2 एडवांटेज MySQL का लिखना है, बड़ा आसान सा 2 एडवांटेज आप लिख सकते हैं। इट इज ओपन सोर्स, MySQL इज ओपन सोर्स
एंड सपोर्ट्स ऑल मेजर प्लेटफॉर्म्स। लगभग ये मैक के लिए भी माइस्क्यूएल है और लिनक्स के लिए भी है, विंडोज़ के लिए भी है। ऑल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर है, वर्जन हैं इसके। और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्रीली इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, mysql.org से आप कर सकते हैं डाउनलोड। अब थोड़ा सा यहाँ से प्रैक्टिकल सेगमेंट आपका क्वेश्चन का शुरू होता है। 4 क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्ट, राइट MySQL कमेंट फॉर द फॉलोइंग क्वेरीज। फर्स्ट टू फोर्थ क्वेरीज दी गई है। टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ मोबाइल बाई 1000 इन द प्रोडक्ट टेबल। इस प्रोडक्ट टेबल में मोबाइल की कॉस्ट 1000 इंक्रीज करनी हो और सारे मोबाइल के रिकॉर्ड्स हो कहीं आगे चल करके। ये इतनी छोटी टेबल मान के मत चलिए। तो कुछ भी अगर डेटा वैल्यू में कोई मैनिपुलेशन करना है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मॉडिफाई करना है, तो आपको अपडेट कमांड का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अपडेट प्रोडक्ट सेट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 1000। उसकी कॉस्ट इंक्रीज करनी 1000 है ना। वेयर प्रोडक्ट नेम पी नेम इक्वल टू मोबाइल, ये कमांड होनी चाहिए। ये मैंने अपडेट कमांड यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मोबाइल, तो यहाँ पर आप वेयर लगा दीजिए, WHERE, वेयर पी नेम इज इक्वल टू मोबाइल। और ये आप जानते हैं कि SQL जो है वो केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप कैपिटल में लिखें स्मॉल में लिखें, कमांड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई हैव रिटन अपडेट प्रोडक्ट सेट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट प्लस 1000 वेयर पी नेम इक्वल टू मोबाइल, सिंस it is being asked to increase the cost of mobile only. So this is the command for this. Okay, highlight कर दीजिए। एक नया कॉलम ऐड करना है, टू ऐड ए न्यू कॉलम मॉडल टू द प्रोडक्ट टेबल। यहाँ पर एक नया कॉलम मॉडल के नाम से ऐड होना चाहिए। तो हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड का यूज़ करेंगे इस पर्पज़ के लिए। ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड करके आप इस कमांड में यूज़ करेंगे। ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट ऐड मॉडल वेयर केयर 15, दिस इज द कमांड। टू चेंज द नेम ऑफ कॉस्ट कॉलम टू प्राइस, ये कॉस्ट को हमें प्राइस करना है, ये वाला कॉलम शुड बी चेंज टू प्राइस कॉलम। प्राइस इसका नाम बदलना है, तो किसी भी कॉलम का नाम भी चेंज करना है, देन ऑल्सो ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करेंगे। उसमें एक कीवर्ड आ जाएगा चेंज, राइट। चेंज कीवर्ड कैसे लगाएंगे, यहाँ से देख लीजिए। ऑल्टर टेबल प्रोडक्ट चेंज कॉस्ट स्पेस प्राइस, यानी ओल्ड कॉलम नेम स्पेस न्यू कॉलम नेम देन इट्स स्पेसिफिकेशन। जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है, डेटा टाइप और साइज है, वो यहाँ पर आपको लिख देना पड़ेगा। सो ये कमांड हो गई इसकी। तो डिलीट रो, अनदर क्वेश्चन इज टू डिलीट रो हैविंग ID इक्वल टू 30। तो जिसका ID 30 हो उस रो को डिलीट करना है। तो हम लोग यहाँ पर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन लगा देंगे, ID इक्वल टू 30। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इक्वल टू 30, कंडीशनल डिलीट। और कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबको पता है आपको। कंडीशन ना लगाने पर वो रिकॉर्ड ऑल ऑफ सडन डिलीट हो जाएंगे, सारे इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। कंडीशन लगाएं देन कंडीशनल ID इक्वल टू 30 जिसका है, यानी कि ये वाला रिकॉर्ड कंप्लीटली दिस टपल दिस रो विल बी डिलीटेड। So delete from table name product where ID equal to 30. This is the command for this. I think you might have understood it well. Okay. Now सेव कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। राइट ए क्वेरी इन MySQL टू क्रिएट ए टेबल स्टूडेंट विद द फॉलोइंग टेबल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट टेबल एक बनानी है, उसका टेबल स्ट्रक्चर दिया है। फील्ड्स हैं स्टूडेंट ID int 4, स्टूडेंट नेम वेयर केयर 20, स्टूडेंट एज int 3 मार्क्स डबल 4,1। इंश्योर दैट स्टूडेंट ID शुड बी प्राइमरी। ये इसको प्राइमरी की डिफाइन करना है स्टूडेंट ID वाले कॉलम को। तो कौन कौन सी फील्ड नेम है, उसका टाइप क्या है, साइज क्या है, यहाँ दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल क्रिएट करने की कमांड लिखनी है। आप जानते हैं क्रिएट टेबल कमांड से हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोग इसको करेंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट ID int 4 स्पेस करके यहाँ कंस्ट्रेंट प्राइमरी की लगा दिया, बिकॉज he is asking ensure that student ID should be primary key. So that is why I have written primary key constraint over here. Although all constraints are not part of your curriculum, only primary key is given in your book. Constraints वहाँ से removed है, even constraints are removed from class 12 syllabus also this time.
तो प्राइमरी की आपको लगाना आना ही चाहिए, प्राइमरी की को ऐड करना या डिलीट करना भी आना चाहिए, एटलीस्ट दिस इज द मेजर कंस्ट्रेंट। बाकी कंस्ट्रेंट के बारे में आप एडिशनली पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। स्टूडेंट नेम वेर कैर 20, स्टूडेंट एज इंट 3, कॉमा लगाते जाइए सभी में, मार्क्स डबल 4,1, और ये ब्रैकेट क्लोज किया, और ये क्रिएट टेबल के बाद यहाँ जो ब्रैकेट आपका ओपन हुआ था you close it and put semicolon, table will be created and query will be open. This is how we can create a table. Let us come to question number 20. 20th क्वेश्चन कहता है बेटा, एक ये टेबल दी हुई है, स्टूडेंट टेबल है, एडमिशन नंबर, रोल नंबर, क्लास नेम, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम्स है इसमें। व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द स्टूडेंट टेबल? स्टूडेंट टेबल की डिग्री क्या है, कार्डिनलिटी क्या है? डिग्री और कार्डिनलिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। समटाइम्स इट मे बी आस्क्ड to define degree and cardinality also in your final paper. This is also very important questions. Or you should identify degree and cardinality from the given table. So degree is the total number of columns. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 columns, 6 fields, 6 attributes. That is why the degree is 6. कार्डिनलिटी देखिए कितनी है, कितने रोज है, कितनी टपल्स हैं, 1, 2, 3, 4। देर आर 4 टपल्स, नंबर ऑफ टपल्स इज नोन एज कार्डिनलिटी, तो इसकी कार्डिनलिटी 4 हो जाती है। आइए देखते हैं आंसर, मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, ऑलरेडी इट इज रिटन। सो डिग्री इज 6 एंड कार्डिनलिटी इज कार्डिनलिटी यहाँ पर ये एरर हो गई है, कार्डिनलिटी इज 4। ओके, गॉट इट। 4 रो हैं इसलिए कार्डिनलिटी 4, 6 कॉलम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिग्री 6 हुई। एक क्वेश्चन इसमें और एक साथ पूछता है, ये 2 नंबर का है, 1 नंबर आपको मिल गया। कहता है कि विच फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स एक्स्ट्रा देन एडमिशन नंबर में बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की इन द टेबल स्टूडेंट। कहता है इस टेबल स्टूडेंट में कौन सी और प्राइमरी की बन सकती है एडमिशन नंबर को छोड़ करके, वो फील्ड बताइए, वो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। देखिए जो प्राइमरी की डेफिनेशन है, इट इज आई मीन one column or set of columns that can uniquely identify each row of the table is known as primary key। तो any combination of columns भी primary key बन सकता है। अब जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ खाली रोल नंबर, एडमिशन नंबर तो लेना नहीं है, तो रोल नंबर को लेता हूँ, तो यहाँ रोल नंबर वन डुप्लीकेट हो जाता है, इसलिए रोल नंबर सेपरेट आई मीन एलोन कैन नॉट बिहेव लाइक ए प्राइमरी की, इसलिए इसमें एक कॉलम और मिला लीजिए और उसकी यूनिकनेस मेंटेन कीजिए, है ना। क्योंकि रोल नंबर तो हर क्लास में मिलेगा, 6 में भी होगा, 7th में भी होगा, 11th में भी होगा, 12th में भी होगा, तो रोल नंबर प्लस क्लास कर दोगे तो यूनिकनेस जनरेट हो जाएगी। लाइक रोल नंबर 1 के साथ अगर 7 आ गया तो 17 हो गया, ये वैल्यू 17 हो गई। 17 रोल नंबर और क्लास को मिला करके कहीं नहीं मिलेगी आपको, है ना। अगर यही रोल नंबर 6 में आएगा तो 16 हो जाएगा, यही रोल नंबर 5 में आएगा तो रोल नंबर 1 और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 15 बन जाएगा, है ना। यही रोल नंबर 12 क्लास में आएगा तो रोल नंबर 1 यहाँ पर 12 तो 112। तो ये जो वैल्यूज हैं कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक जनरेट हो रहा है, इसलिए हम रोल नंबर प्लस क्लास को क्या मान सकते हैं, प्राइमरी की मान सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या है। रोल नंबर प्लस क्लास, यस, रोल नंबर प्लस क्लास, ये दोनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन कैन बिकम प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रोल नंबर प्लस क्लास कैन become primary key, right? अब क्वेश्चन नंबर 21 आपका जो मेजर क्वेश्चन है 9 मार्क्स का है, इसमें बहुत सारी क्वेरीज आपसे पूछी गई हैं, एक एक करके आप क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं। टेबल का नाम है सेल्स डन और कॉलम्स हैं सेल्समैन आईडी, ये और उसके बाद सेल्समैन नेम, एज, सेल्स कितने की किया है, ठीक है, ये यहाँ पर पीरियड है, और कमीशन है उसका कि नहीं, कमीशन कुछ मिला है, नल मीन्स नथिंग, नो एनी कमीशन, जॉब क्या है उसका, और एड्रेस क्या है। आइए यहाँ से जॉब एक तरह से पोस्ट मान लो। टू डिस्प्ले द सेल्समैन नेम एंड सेल्स of all those whose sales is in range of 15,000 and 35,000 including boundary values,
इन दोनों को ले करके आपको ये कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन की कमांड लिखनी है जिसमें सेल्समैन का नाम आना चाहिए और उसने सेल्स कितनी की है, और बिटवीन दिस इज द कंडीशन। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट एस नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम सेल्स डन वेयर सेल्स बिटवीन 15,000 एंड 35,000। ये भी लिख सकते हो वेयर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 एंड सेल्स लेस देन इक्वल टू 35,000 भी लिख सकते हो। कमांड देख लीजिए, यहाँ से दोनों कमांड मैंने लिख दी है। आउट ऑफ दीज टू कमांड्स एनी वन कमांड इज एक्सेप्टेड। सेलेक्ट एस नेम कॉमा सेल्स फ्रॉम सेल्स डन वेयर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड सेल्स लेस देन इक्वल टू 35,000। तो इसके बीच किया जाएगी, इक्वल टू भी लगा हुआ है। या इसी कमांड को आप डायरेक्ट बिटवीन क्लॉज का यूज, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके आप लिख सकते हैं। बोथ बाउंड्री वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड देयर। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। टू डिस्प्ले SID, ये सेल्समैन ID, एज एंड कमीशन, तीन चीज डिस्प्ले करना है फॉर ऑल दोज हुज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 एंड आर रिसीविंग नो कमीशन। रिसीविंग नो कमीशन मीन्स जिसमें नल है। तो नल कंपैरिजन के लिए हम इज नल लगाते हैं या इज नॉट नल लगाते हैं, ये याद रखना है आपको। इक्वल टू नल नहीं लिखते कभी भी कंडीशन में, रिमेंबर। सो माय कमांड विल बिकम सेलेक्ट SID कॉमा एज कॉमा कॉम, जो भी डिस्प्ले करना है सेलेक्ट में ले लीजिए। फ्रॉम टेबल नेम लिखना मत भूलिए, बच्चे फ्रॉम टेबल नेम लिखना जल्दी में भूल जाते हैं। वेयर में कंडीशन डालिए, वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 आ गया, एंड कॉम इज नल। इसमें आपको कभी ये नहीं लिखना है कॉम इक्वल टू नल, नहीं लिखना है कभी। जिसका कमीशन नल है उसे कंपेयर करना है तो इज ऑपरेटर का इस्तेमाल करें, कॉम इज नल। फाइन, ये चीज है। थर्ड कमांड देखिए, टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सेल्स पर्सन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट के असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है, पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इसलिए सेलेक्ट स्टार आएगा। सेलेक्ट स्टार और ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डन, टेबल का नाम हो गया। ऑर्डर बाय सेल्स तो ऑटोमेटिक असेंडिंग ऑर्डर में होगी बाय डिफॉल्ट। अगर आप यहाँ पर ASC लिख भी देते हो तब भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे देन ऑल्सो it is by default done in ascending order, right? Another fourth command is to display all records of only salesmen having sales more than 50,000। तो जिसकी सेल्स मोर देन 50,000 है और केवल सेल्समैन की, सेल्स वुमेन की नहीं करना है, तो कमांड होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डन वेयर जॉब इक्वल टू सेल्समैन एंड दूसरी कंडीशन है सेल्स ग्रेटर देन 50,000, राइट। Now, another to display salesman name is sales and incentive column, where incentive is calculated as 5% of sales amount। अब ध्यान देना है कि इस टेबल में कहीं इंसेंटिव कॉलम नहीं है जिसे डिस्प्ले कर सको। तो इंसेंटिव कॉलम हमें जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं हम लोग। डिस्प्ले होगा, वो कहीं टेबल में अपडेट नहीं होगा। दैट इज जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग पर्पज, जस्ट फॉर नोइंग पर्पज what will be the 5% of sales amount, and this is to be displayed in a column incentive, but this will not become the part of table। table will remain as it is, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। रिमेंबर, अगर उसमें कोई इंसेंटिव कॉलम डालना है तो टेबल में ऑल्टर टेबल कमांड के बिना नहीं हो सकता। सेलेक्ट एक क्वेरी कमांड है, केवल इंक्वायर करता है टेबल में से डेटा को, ये कोई भी उसमें से आई मीन चेंज नहीं कर सकता है। सो सेलेक्ट एस नेम इज सेल्स, और ये इंसेंटिव के लिए मैंने लिखा सेल्स इंटू 0.05, 5% का मतलब 0.05, और इसकी हेडिंग मैंने चेंज कर दिया एज इंसेंटिव। तो एक नया कॉलम इसमें आपको डिस्प्ले होगा केवल इंसेंटिव के नाम का, और अंडर दैट कॉलम यू विल बी हैविंग द वैल्यू सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.05 फॉर ईच रो फ्रॉम सेल्स टर्म। ओके, इसी के साथ आप, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये इंसेंटिव कॉलम जोड़ने वाला नहीं है टेबल में, खाली डिस्प्ले हो रहा है, और उसके नीचे जो वैल्यूज आएंगी, जो भी उसका करस्पॉन्डिंग सेल्स वैल्यू होगी उसका 5% कैलकुलेट होकर इंसेंटिव कॉलम के नीचे आ जाएंगी। सिक्स्थ कमांड है टू डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ जॉब एंड विद इन जॉब इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम।
तो ये मल्टी कॉलम सॉर्टिंग है, ऑर्डर बाय क्लॉज का हम यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैंने कमांड लिखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डन, ऑर्डर बाय जॉब DESC, कह रहा है कि जॉब को डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कॉलम का नाम लिख करके उसके बाद एक स्पेस छोड़ करके DESC या ASC आप लिख सकते हैं। ASC लिखना जरूरी नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ASC होता है। तो ऑर्डर बाय जॉब DESC कॉमा विद इन द जॉब स्टूडेंट आई मीन दिस सेल्समैन नेम। तो अगला कॉलम है सेकंड प्रेफरेंस टू द कॉलम सेल्समैन नेम, और ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। इन कमेंट्स को आपको ये टेबल बना करके आप बेटर है कि अपने MySQL में इसकी प्रैक्टिस करें और फिर रिजल्ट ऑब्जर्व करें कि रिजल्ट क्या आ रहा है, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। So still these commands you can only write in the answer sheet correctly if you have practiced it. Otherwise यहाँ से देखना और इसको समझना तो इजी लगेगा आपको जो मैं बता रहा हूँ, और जब आप करेंगे then only the accuracy in the commands will automatically be improved, और otherwise you won't be able to write these commands correctly in your answer sheet directly। तो आंसर शीट में डायरेक्टली अगर कमांड को बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट फॉर्मेट में, करेक्ट सिंटैक्स के साथ लिखना है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए MySQL में अच्छी तरह से, जिससे आप इन वन गो यू कैन राइट द करेक्ट कमांड इन योर आंसर शीट एंड देयर विल नॉट बी एनी डिडक्शन ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर जितनी कमांड्स आप लिख रहे हैं सारी एक एक नंबर की हैं। कुछ इसी में आउटपुट दिया हुआ है, ये इसका ए पार्ट था क्वेश्चन का, और यहाँ पर 3 आउटपुट भी निकालना है, 4, 1 2 3। तो कमांड दी हुई है सेलेक्ट SID एस नेम सेल्स फ्रॉम सेल्स डन वेयर जॉब इन सेल्समैन। तो जो सेल्समैन वाले हैं उनका SID एस नेम और सेल्स यहाँ पर डिस्प्ले होगा। कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे आपको आउटपुट देना है, यहाँ से देख लीजिए, ट्राई टू सी हियर। ठीक है, रिमेंबर यू हैव टू डू लाइक दिस, इसे टेबुलर फॉर्म में इस तरह से आउटपुट देना है, क्योंकि जब भी ऐसी कमांड आप इशू करेंगे तो आपको आउटपुट इसी तरह से आएगा। कौन सा सेल्समैन है, देखिए यहाँ पर सेल्समैन ये है, ये है, तो स्कॉट है और सेल्समैन समर्थ है। तो उन दोनों का डाटा यहाँ पर स्कॉट का सेल्स भी आ गया, SID सेल्समैन नेम एंड सेल्स, इसी तरह से समर्थ का। Now, select distinct job from sales done, where S name like परसेंट n परसेंट। ये जो पैटर्न है ये बताता है जिसके नाम में n कहीं भी आता है। तो पहले ये देख लीजिए, जिसके नाम में n कहीं भी आता है, तान्या है यहाँ पर और मान्या है, दो हैं सेल्समैन जिसके नाम में n आता है। तो ये रिकॉर्ड्स आपके सेलेक्ट हुए, इनका जॉब सेलेक्ट हुआ सेल्स विमेन, और इसको डिस्टिंक्ट कर रहा है, 2 बार आ रहा है सेल्स वुमेन, इसलिए उसको डिस्टिंक्ट जब करेगा तो ये एक बार आपका अपीयर हो जाएगा सेल्स वुमेन, राइट। डुप्लीकेसी को इग्नोर करेगा, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सेल्स वुमेन ही आएगा डिस्टिंक्ट जॉब करेंगे तो। अगर डिस्टिंक्ट जॉब ना करते तो हमारे पास दो ऐसे रिकॉर्ड थे, दोनों का जॉब अगर खाली डिस्प्ले करते तो सेल्स वुमेन 2 बार आता है यहाँ पर, राइट। You can just go through this and practice out. Then last command describe sales done। अब सेल्स डन की जो टेबल स्ट्रक्चर है डिस्क्राइब करना है, DESC या डिस्क्राइब लिखने पर वो डिस्प्ले होता है। क्या डिस्प्ले होता है, किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होता है, यहाँ पर मैंने इसको दिखाया हुआ। इस तरह से इस टेबल का स्ट्रक्चर, किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कमांड से आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस टेबल का स्ट्रक्चर इन 6 कॉलम्स के साथ आता है, फील्ड, टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा। तो ज़्यादातर जो डिफ़ॉल्ट है उसमें नल ही दिखाता है। की के नीचे अगर आपने कोई कॉलम प्राइमरी की डिफाइन किया हुआ है तो PRI दिखाएगा, और उसके सामने नल नो, क्योंकि उसमें नल नहीं आ सकता है, और बाकी में यस 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 आ जाएगा नल के नीचे। डिफ़ॉल्ट में सारा नल आ जाता है, और ये हर कॉलम का नाम इसमें आएगा फील्ड के नीचे, और उसका टाइप और उसकी साइज will be displayed here under type column। So this is the table structure of sales done। So in that way, this is the paper that I have made and I have explained before you। I will save it and it will be, I mean, uploaded on my drive from where you can download. In the description box of this video, the link to download this paper will be given. From there, you can download it and you can practice on this pattern, or
It depends upon your teacher also कि वो किस तरह से पेपर बनाता है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपका आपके टर्म 2 में आना भी चाहिए। इसी बेसिस पर आपके टीचर कमेंट्स भी देंगे, इसी बेसिस पर आपके टीचर आउटपुट भी देंगे और शायद इसी बेसिस पर कुछ मिलता जुलता हुआ आपका पेपर भी होना चाहिए। So you will get the link to download this paper in the description box of this video. And that's all about this video. If you have understood it well and you liked this video, you liked this paper, then share it with your friends also and give your comments if any in the comment section. And if you are new to the channel, you can subscribe it. So by the time, keep on watching. Thank you very much.